तो क्लास 9th का जो हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर शुरू किए थे फिजिक्स में, हमने 2 लेक्चर शायद अपलोड किया है और 2 लेक्चर में हमने द्रव्यमान और भार में अंतर जो पढ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले बार रिकेप देख लेते हैं क्या क्या हमने अब तक अटेंड किया है अपने लेक्चर्स में और हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो हम द्रव्यमान और भार में अंतर पढ़ लिए थे और हमने कुछ इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए थे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। केपलर का हमने नियम पढ़ा था और केपलर से संबंधित कुछ जो ऑब्जेक्टिव थे इसको हमने किया था। आज जो अपना टॉपिक चालू होगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं बच गया अपने इस गुरुत्वाकर्षण में, हमने मेन टॉपिक को लगभग पढ़ लिया है। अब कुछ से टॉपिक बच गए हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे, ये तो आपको यह पता होगा कि 1/6 होता है पृथ्वी और धरती का जो गुरुत्वाकर्षण का जो रेशियो होता है वो 1/6 होता है। चांद पर इतना है और धरती पर आपको पता है कितना होता है, 9.8 यानी लगभग हम 10 न्यूटन के बराबर लेते हैं। आज हम लोग बात करेंगे और पढ़ेंगे पहले हम लोग थ्रस्ट के बारे में कि थ्रस्ट क्या है। यानी प्रणोद जो एक बल होता है, एक प्रकार की बल है ये। कैसा बल है ये? लंबवत बल है, सीधा लगता है। जैसे आप किस चीज़ पे ऐसे दबाते हैं, किस चीज़ को ऐसे दबाएंगे और एक बार ऐसे दबाएंगे तो ज़्यादा बल कैसा लगता है? ऐसे सीधे दबाने पर, लंबवत। तो प्रणोद बल को आप समझने के लिए बहुत सारे अपने जीवन में अपने एक्टिविटी किया होंगे, अनुभव किया होगा। जैसे मान लीजिए कि हमको स्किल को, ये किल है, ठीक है, ये आपको शायद वीडियो प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए रहा किल, ये कांटी है। जैसे देखिए इधर इसका सरफेस क्या है, मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा है और इधर सरफेस क्या है इसका, कम है। तो हम बात करते हैं कि बॉल किधर ज़्यादा लगता है। बॉल तो बॉल हमारा ज़्यादा किधर लगता है, जिधर एरिया कम होगा। जैसे इसको हम ऐसे कर लिए, अगर हम दोनों तरफ से इसको बराबर बल देंगे तो जाहिर सी बात है इसका फोर्स ज़्यादा किधर लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि इधर का जो एरिया है कम है। तो और ये सीधा लगता है। देखिए इसको अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बल नहीं लगता है और तीछा कर, लेकिन इसको हम लोग सीधा करेंगे, सीधा लंबवत, अगर सीधा करेंगे तो हम फोर्स ज़्यादा देता है। वही प्रणोद बल के, प्रणोद जो होता है, प्रणोद बल जो होता है अपना, इसके बारे में बताता है ये। पहले इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो किसी सतह पर ये लंबवत लगने वाला बल है, यानी सीधे 90 डिग्री पर लगता है। जैसे ये मतलब सरफेस है तो ऐसा लगता है, कोई सरफेस आपने ऐसा किया तो ऐसा लग जाएगा, यानी सीधे लंबवत लगेगा। देखिए लंबवत है ना, सीधे। इसको ऐसे देखेंगे तो आपको लंबवत दिखेगा। मान लीजिए अपना सरफेस है ये, तो ये अगर बल लगेगा तो सीधे ऐसे लगेगा तो नहीं लगेगा ये, ऐसे लगाएंगे तो बल क्लियर नहीं लगेगा ये। तो थ्रस्ट जो होता है परपेंडिकुलर लगता है, सीधे लंबवत लगता है। आप समझ गए? इसका इस यूनिट याद रखेंगे आप, न्यूटन होता है। अब बात करते हैं दाब। प्रणोद और दाब में क्या क्या डिफरेंस है? कुछ खास कर नहीं, सेम ही चीज़ है दोनों। देखिए यहाँ प्रेशर के बारे में बात करते करते, ये इसमें संपर्क क्षेत्र के प्रति कहीं पर कार्य करने वाले प्रणोद के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक तरह से दाब जो होता है, इस पर जो बल लगाते हैं, जो दाब में बल लगता है वो प्रणोद के कारण ही है। इसका ऐसे ही मात्रक पास्कल होता है, क्योंकि पास्कल से हमने दिया था। इसका हम लोग अगर यूनिट निकालेंगे तो न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर आता है। दोनों पे याद रखेंगे। दाब का फार्मूला होता है ए बराबर पी बराबर प्रेशर बराबर ए बाई ए बराबर है फोर्स बराबर एरिया। जितना एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा लगता है और जितना एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम लगता है। जैसे मान लीजिए कि अपने पास बिस्तर होता है, ठीक है, तो बिस्तर पर हम लोग कैसे सोते हैं, पूरे ऐसे, पूरा शरीर ऐसे कर। मान लीजिए ये बिस्तर है, ये कोई व्यक्ति है, अगर ये ऐसा सोता है तो पूरे से तो हम लोग ऐसे लेटे सोते हैं ना, तो बिस्तर पर ज़्यादा बल नहीं लगता है। लेकिन उसी बिस्तर पर अगर मान लीजिए कि इसको हम खड़ा कर दें, कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो देखते हैं वहाँ पर पूरा धंस जाता है, क्योंकि वहाँ पूरा धंसता है इसलिए क्योंकि वहाँ बल ज़्यादा लगता है। क्योंकि यहाँ क्या हो गया, एरिया कम हो गया। आपने लेट कर सोया था तो एरिया ज़्यादा है तो बल कम लग रहा है। इसी को अपने ऐसे खड़ा कर दी तो इसका जितना बल है, बल कहाँ लग रहा है, सीधे कम क्षेत्रफल पर लगता है। तो ही बात करता है इसमें, जितना एरिया कम होगा क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो बल उतना ज़्यादा लगता है। अब बात करते हैं हम लोग, चलिए हम लोग एटमॉस्फेरिक जो उतना प्रेशर होता है उस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा लाइट कट गया था, इसके लिए आपको वीडियो रोकना पड़ा मुझे। चलिए ठीक है, देखिए क्या हो गया। अब हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब। आप याद रखिएगा, वो वायुमंडल दाब कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 10 के पावर 5 पास्कल होता है। यानी वायुमंडलीय दाब क्या होता है, जहाँ जहाँ पर हम लोग हैं, जैसे हम लोग जब जन्म लिए हैं तो हम पर कितना, अभी अभी हम लोग पर कितना प्रेशर झेल रहे हैं, हम लोग 10 के पावर 5 पास्कल हम लोग झेल रहे हैं। 10 के पावर 5 आप समझते हैं, 10 पे 5 जीरो लगेंगे, यानी इतना प्रेशर हमारे शरीर पर है, फिर भी हमको पता नहीं चल रहा है। और ये क्या है, नेचुरल प्रेशर है,
वायुमंडल क्या है, ईश्वर का है। तो हम लोग इतना प्रेशर तो झेल ही रहे हैं, तो फिर आपको छोटी मोटी प्रेशर से क्या डरना है। आप एटमॉस्फेयर, तो एक एटमॉस्फेयर बड़ा कितना होता है, 10⁵ होता है। इस अगर हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा उस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक और बात आपको बता दूं, जितने आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिए हैं, अंकित प्रश्न दिया है, उसको आप जरूर करेंगे खुद से। ऐसे इसमें टॉपिक दे दिया गया है, एक रिवीजन करा दिया है आपके लिए, बाकी आप खुद से करेंगे। जैसे मान लीजिए एक टेबल है, बोल रहा है उस पर एक लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है, लकड़ी की गुटकी का द्रव्यमान 5 किलो है, ठीक है, जिसकी विमाएँ दे दिया है इतना और इतना, घनाभार है। टेबल पर लकड़ी द्वारा लगाए गए दाब ज्ञात करें यदि आयामों का पक्ष। देखिए मतलब आपके पास जो साइज का ये टुकड़ा है लकड़ी का, उसको रखना है। एक बार बोला गया है कि इस साइज के मतलब 20×10 लंबाई चौड़ाई ऐसा है, और एक बार उसका लंबाई चौड़ाई ऐसा है। तो मतलब एक बार कहने का मतलब एक बार उसको ऐसे लिटा कर रखना है, एक बार लिटा कर रखते हैं, और एक बार खड़ा कर रखना है। मान लीजिए कोई बॉक्स है, इसको अपने एक बार ऐसा रखा और एक बार ऐसा रखा, तो आपको इस स्थिति में उसका मान निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग सॉल्व करते हैं, जो हमारे, तो जब भी प्रेशर निकालेंगे क्या, प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना, थ्रस्ट बाई एरिया, यानी थ्रस्ट क्या होता है, जिस पर वेट और उसका एरिया। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा हो तो इसको मैं बता रहा हूँ, ये mg लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़ देता हूँ, आप याद रखिएगा। थोड़ा पेंसिल से किया हूँ, नोट्स बना है, ये पेंसिल से बनाया गया है, इसलिए आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा हो, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख जाएगा आपको। चलिए अब आपको दिख रहा होगा। थ्रस्ट W का मास का वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg बटा एरिया, ठीक है। मान बैठा दीजिए, मास कितना दिया 5, और 10/20, ये कहाँ से आ गया, ये जो आपका साइज है ना, मास तो उसका 5 की जो है, और ये 10×20 है, ये है, तो 10/20। और देखिए मैं यहाँ पर क्या किया गया है, जो सेंटीमीटर है दोनों को मीटर में बदला गया है, ठीक है। तो एक बार 20 को अपने क्या किया, 100 से भाग दिया, और ये आपका 10 था, इसको भी अपने भाग दिया। तो मास m×g, अपने उसका दोनों का मान रखा, 10 आया, और उसके बाद जो उसका फार्मूला है उसको अपने क्या किया, 100 से भाग दिया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अपने इसको सॉल्व किया, तो आपका आंसर क्या आया, यहाँ पर आ गया 5×25 यानी 2500 आया पास्कल। जो आपका ये वस्तु ऐसा था 20 गुना ये साइज का। और ये देखिए यहाँ पर फार्मूला है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो mg और उसका मास जो है कितना है, 5 है, और एरिया का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपको आपने लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ पर रख दिया, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन क्या था, दूसरा सिचुएशन वही है, आपको क्या करना है, फिर वही फार्मूला लगाना है। इस बार आपका आयाम सिर्फ चेंज हो जाएगा, ये है 40 और 20 है, तो अपने 40 और 20 लगा दिए बस। तो देखिए आपने जब 20×10 लिया, यहाँ पर एरिया क्या था, 20×10 यानी इसको गुना करें तो कितना होगा, लंबाई चौड़ाई ऐसा था, इतना हुआ। अगर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लंबाई और ये यहाँ पर ज़्यादा कर दिए गए, एरिया ज़्यादा कर दिए गए, यहाँ देखिए एरिया कम है, 20×10 है, यह 40 डबल हो गया ना। यहाँ पर लंबाई 20 था, तो यहाँ मान लीजिए 40 है, यहाँ पर चौड़ाई मान लीजिए 10 था, तो चौड़ाई क्या 20 है। जब इसका देखिए एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़े, देखिए प्रेशर भी घट गया, है कि नहीं। इसी को मैं इसको बता रहा था कब से, कि इसका देखिए यहाँ पर एरिया क्या है, कम है, और यहाँ पर एरिया क्या है, ज़्यादा है। दोनों तरफ से बराबर दबाएंगे, बराबर प्रेशर लगाएंगे, तो आपको इधर ज़्यादा चुभेगा, इधर इसका प्रेशर ज़्यादा लगेगा। देखिए यहाँ पर गड्ढा हो गया, इसको आप ऐसे करेंगे ना, थोड़ा इसमें करके थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, तो देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए आपको नाखून पर गड्ढा दिख रहा होगा, जैसे इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है। अब इसको देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर गड्ढा ज़्यादा हो रहा है, यानी क्या दर्शा रहा है, देखिए यहाँ पर गड्ढा का निशान दिख रहा होगा, थोड़ा हल्का फुल्का, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है। तो ये इस न्यूमेरिकल वही साबित हो रहा है कि जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम लगता है, और जहाँ एरिया कम था यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक आपका डेली लाइफ से क्वेश्चन है। जैसे आपने क्या किया होगा कि आप स्कूल का जो आपका बैग है, देखिएगा उसका पट्टा जो होता है, जो कंधे में आप लटकाते हैं उसको, वो चौला, अगर पतला हो तो क्या होगा, चौला है तो क्या चौला क्यों रखा है, पतला क्यों नहीं, कहीं चौला है तो क्या है, क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, तो कंधे पर क्या है, प्रेशर कम लगेगा, वही इसको लिख देना इसमें। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि हम अपने पास चाकू है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, चाकू इसमें तो है ही नहीं। अच्छा मान लीजिए कि ये अपना चाकू है,
तो ये क्या हो गया, इसका मान लीजिए धार हो गया। तो हम लोग इधर से काटते हैं, इधर से क्यों नहीं, मान लीजिए इधर इधर धार नहीं है, इधर धार है, तो धार से क्या है, धार है तो क्या है, पतला होता है, यानी फिर क्या होता है, यहाँ एरिया ज़्यादा कम होता है, तो एरिया कम होता है तो क्या, इधर से प्रेशर ज़्यादा लगता है, इसीलिए आसानी से कटता है। ऊपर क्या है, एरिया ज़्यादा मोटा हो गया, यानी एरिया बढ़ गया, यहाँ प्रेशर कम लगेगा, इन दाब लगेगा ही नहीं, जोर से दबाना पड़ेगा, बहुत कम कटेगा। तो वही बात इसमें दोनों दोनों क्वेश्चन सेम था। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं तरल पदार्थों का दबाव, तरल पदार्थों में प्रेशर कैसा होता है, तरल पदार्थों के प्रेशर के बारे में, यानी प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड क्या होता है, तरल। तरल मतलब क्या होता है, जिसमें थोड़ा पानी हो और थोड़ा गैस हो, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड, तरल। तो इसमें आपको ये लिख देना है इसमें कि कोई पदार्थ अपनी आंतरिक बल के कारण ही प्रवाहित होती है। अच्छा, जल देखते हैं, जल जल इसको आप यहाँ रखिएगा तो जल क्या होता है, बहने लगता है। आप जल को यहाँ रखें तो पानी नीचे बह चल जाएगा। और ये क्यों नहीं, ये जहाँ पर है, लेकिन यहाँ हम लोग लिक्विड डालेंगे बहुत सारा, पानी तो क्या है, पानी ही रुकेगा नहीं, पानी बहेगा। तो पानी बहता क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, इंटरनल फोर्स है। क्या है, इंटरनल फोर्स, यानी उसमें आंतरिक बल है। ठीक है, इसीलिए वो बहता है। दूसरा चीज़ मैं सही रखता हूँ कि आपको आप क्लास में भी नोट्स बना लेंगे अपना। तो कारण बहती है, और द्रव और द्रव बहती है यानी फ्लो करती है तो द्रव कहलाती है। गैसों और तरल पदार्थों के को तरल बनाता है, गैसों और तरल पदार्थ, जबकि ठोस को रिजिड यानी कठोर बनाता है। ये क्या रिजिड है, और गैस और लिक्विड क्या है, वो तरल है। द्रव और गैस क्या हुआ है, तरल बनाता है, और जबकि ठोस को रिजिड बनाता है। यहाँ पर लिखा हुआ एनसीईआरटी रीड करें। आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा कि बहुत सारा उसमें, चलिए मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी तो नहीं लेकर बैठा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी जैसा ही है, इसमें एनसीईआरटी सारे टॉपिक दिया गया है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, आपको उसमें बहुत सारे चित्र दिखे मिलेगा दाब संबंधी। और अभी देखिए यहाँ पर कील है, ये मोटा है, ये इसका एरिया ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है, तो ये यहाँ पर ये मान लीजिए मोटा है, और यहाँ क्या देखिए पतला है, तो कौन सा कांटे पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इस पर ज़्यादा लगेगा, ये आसानी से अंदर जाएगा इसको, और हमको किस चीज़ में इसको लगाना हो तो। लेकिन ये देखिए मोटा है इसका एरिया, ये कांटे जल्दी अंदर नहीं जाएगा। मान लीजिए इस पर उतना ही जोर से मारिएगा और इस पर भी उतना ही जोर से फोर्स लगाइएगा, लेकिन ये कांटे आसानी से, मान लीजिए कोई लकड़ी उसमें जाएगा, और ये बहुत कठिन, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इसमें आपको फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका एरिया बढ़ गया है। और ये थ्रस्ट था। देखिए मैं लिक्विड से बात ही करता हूँ। ऐसे मान लीजिए इसमें पानी आप इसमें रखते हैं, पानी इसमें रख लिया, तो पानी कहाँ बल लगाएगा, इधर ही बल लगाता है, इधर ही बल लगाता है, उधर ही बल लगाता है, नीचे ही बल लगाता है। ये लिक्विड का काम है, इसीलिए वो द्रव है, सभी जगह वो बल लगाता है। और ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि ये कोई चीज़ तैरता है पानी में क्यों। अंतिम टॉपिक है अपना। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग किसको, उत्प्लावता यानी बायोंसी बल के बारे में, बायोंसी बल, बायोंट बल के बारे में, जिसको हम लोग उत्प्लावनता कहते हैं। तो पहले इनके बारे में आप नोट्स बना लीजिए। आपको नोट में क्या लिखना है, यह वह सिद्धांत है जिसके द्वारा तरल में डूबी ठोस वस्तु के ऊपर की दिशा में बल लगता है। जैसे आप पानी में, कभी पानी में जग डालते हैं, देखिए थोड़ा सा आपका पानी जग थोड़ा ऊपर आता है या थोड़ा जल्दी नहीं जाता है, तो जो फोर्स लगता है ना, वही वही उत्प्लावनता बल है। कभी मान लीजिए आपके पानी में अपना हाथ ही डालिए तो आसानी से आपका हाथ थोड़ी अंदर जाएगा, थोड़ा सा आपको फोर्स देना पड़ता है। कोई चीज़ आप इसे उसमें रखते हैं तो ऊपर तैरने लगती है, उस तरह यही बल का होता है। और ये कहाँ लगता है, ऊपर भी समय लगता है, क्योंकि मैंने पानी में बताया आपको, पानी में साइड इधर बल लगता है, गिलास में पानी रखें तो ऊपर ही बल लगता है, नीचे ही बल लगता है। और ये इसको हम लोग अब थ्रस्ट को इसको अपने नोट में लिख लीजिएगा। और थोड़ा इसमें हम लोग बात करते हैं कि वस्तु कब तैरती है और कब उस पर अंदर डूब जाती है। देखिए कोई वस्तु पानी में डूबती है कब, जब उसका वेट जो होगा वो, ये बी से बायोंसी है, फोर्स बायोंसी, एफ बी लिखा है ना, एफ से फोर्स और बी से ये देखिए बायोंसी उत्प्लावन बल। और उत्प्लावन बल वेट ज़्यादा है और उत्प्लावन बल कम है, तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। वेट ज़्यादा है, और उत्प्लावन बल क्या होता है, जो ऊपर लगता है, पानी से ऊपर ढकेल के रखता है ना, जैसे कोई चीज़ हम लोग पानी में डालते हैं तो ऊपर आ जाती है, तो उत्प्लावन बल उसको ऊपर ढकेलता है। और उत्प्लावन बल ही कमजोर हो जाए और वेट ज़्यादा हो जाए तो वस्तु क्या होगी, पानी में डूब जाएगी। दूसरा पॉइंट, वस्तु पानी में देखते आपको तैरती है, जैसे नाव तैरता है अपना, कोई चीज़ नहीं उसमें, नाव को अपने देखा हो तैरता है पानी में, क्यों, क्योंकि वहाँ दोनों फोर्स बराबर है। वेट, नाव का वेट, मान लीजिए कोई वस्तु का वेट और उत्प्लावन बल का बल,
दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वस्तु तैरेगी। तीसरा केस, वेट कम हो गया, प्लान ज़्यादा हो गया तो कोई वस्तु उससे ऊपर आ जाती है। जैसे कभी आपने देखा हो कि लास्ट मान लीजिए कि हम लोग कोई जीव पानी में डूब के मर गया तो पानी में रहता है, लेकिन जब उसके शरीर के सारे सेल फिर फूलते हैं, एरिया बढ़ जाता है, तो एरिया बढ़ता है तो उस पानी में ज़्यादा लगता है, तो बस देखिए उस पर ऊपर आ जाता है। चाहे आप इसका एग्जाम्पल एक और आप घर पर कर लीजिएगा, पानी रखिएगा बाल्टी में, उसमें आप गिलास लीजिएगा, चाहे कोई प्लास्टिक का बर्तन, गिलास, जगमग, उसको आप ऐसे डालिएगा उल्टा करके, आप प्रेशर से दबा दीजिएगा अंदर, ऐसे आपने दबा दिया, देखिए आपका तुरंत ऊपर चला आएगा, तुरंत ऊपर आएगा आपका जग, गिलास। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका वेट कम होगा और ये बल ज़्यादा होता है इस सिचुएशन में। और अंतिम पॉइंट अपना ये आज के लेक्चर का है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप नोट बना लीजिए और ऐसे ही आपको याद रखना है। इसमें मेरा कथन नहीं है, ये इस वैज्ञानिक का कथन है। देखिए इस वैज्ञानिक ने क्या कहा था, जैसे मान लीजिए मान लीजिए कि आपका गिलास है, मान लीजिए जग है, मेरे पास कोई अभी तो मैं लेके नहीं बैठा हूँ, तब मैं दिखाया था। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बर्तन लाने के लिए आपके सामने, देख लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि आपने पानी यहाँ तक भर दिया है, यहाँ तक आपका पानी भरा हुआ है। अब इसमें मान लीजिए कि आपने क्या किया, इतना बड़ा गेंद कुछ डाला इसमें, चाहे अपने हाथ ही से डुबाए तो पानी क्या हो, बाहर निकलेगी ना। तो जितना पानी बाहर निकला ना, वही क्या है, वही उसी को बताया था आर्किमिडीज सिद्धांत ने कि जो जितना अपना वस्तु ने पानी अपना हाथ जगह उसमें घेरा, उतना जो पानी बाहर आ गया, वही क्या है, उनका सिद्धांत है ये। और देखिए उसी को उन्होंने उत्प्लवकता बल के बारे में बताया था उन्होंने। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं फटाफट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर्किमिडीज सिद्धांत का बताता है, यानी सिद्धांत हमको ये बताता है कि जब कोई वस्तु, यहाँ वस्तु लिखा है, जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में पूरा पूरा डूब जाए या आंशिक रूप से, पूरा होली डूब जाए या पार्शियली, यानी आंशिक रूप से डूबी होती है, तो ऊर्ध्वगामी बल, यानी उसको कोई चीज़ ऊपर ढकेलता है, वहाँ पर अपरवर्ड फोर्स लगता है, अपरवर्ड ऊपर की तरफ में, उस पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लवकता बल कहते हैं। ये तो हमने अभी पढ़ा था जस्ट ऊपर, वही बात यहाँ पर लिखा है। अब उनका मेन सिद्धांत इसमें लिखा है, कहते हैं जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के वजन के बराबर होता है, जैसे उसमें कुछ चीज़ें डाले अपने, और जितना पानी आपका बाहर निकला, जितना आपको उस वस्तु ने जितना, जैसे मैंने गेंद डाला, मान लीजिए जग में जो आपको दिखाया पड़ता है, इसमें पहले पानी भरा है, इसमें एक आपने गेंद डाला, जितना पानी बाहर निकलेगा उस पानी को आप वेट नाप लीजिएगा, वजन जोख लीजिएगा, और जितना पानी का वेट होगा, वजन होगा, वो बल उतना ही के बराबर होगी, यानी जो उत्प्लवकता बल होगी उस पानी के, जितना पानी उसने विस्थापित किया वस्तु, उसके बराबर होगा। अतः हमने यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकाला, हमने निष्कर्ष निकाला पहला कि जो ऑब्जेक्ट उसमें आप डालेंगे, उस ऑब्जेक्ट जो है जितना डिस्प्लेस लिक्विड होगा, जितना उससे पानी विस्थापित करेगी वो वस्तु, उसके दोनों आपस में बराबर होंगे। दूसरा मान लीजिए एक और निष्कर्ष कि जो उत्प्लवकता बल होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट लिक्विड, जितना मास, वेट मतलब जितना वो उसका वो वस्तु, मास ने जितना पानी को विस्थापित किया, उसके दोनों के बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई इस टॉपिक में कहीं दिक्कत, ऐसे तो देखिए नोट्स इतना प्यारा नोट्स बना दिया गया है कि इसको आप एक बार नोट कर लेंगे, एक बार इस लेक्चर को देख लेंगे, एक बार खुद से एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, तो मुझे मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं बचेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। ऐसे अपने कोचिंग वाले को तो एक बार उनको लेक्चर दिखाया गया, लेक्चर देखे हैं, उनको ये सिर्फ अब नोट्स बना के दिया जा रहा है। चलिए अभी हम बात करते हैं, हम लोग कुछ इसका उपयोग देखते हैं, उत्प्लवकता बल का उपयोग क्या होता है। तो पहले हाइड्रोमीटर क्या होता है, जो घनत्व को नापता है। यहाँ पर थोड़ा आपको दिख ना रहा हो तो मैं थोड़ा आपको ऐसे करके दिखा दूँ, अब आपको दिख रहा होगा। चलिए अब आपको दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है। अनुप्रयोग एप्लीकेशन देख लीजिए कहाँ का यूज होता है, हाइड्रोमीटर में। हाइड्रोमीटर में क्या होता है भाई, वो घनत्व को मापने के लिए, डेंसिटी मापने, डेंसिटी को मेजर करने वाला यंत्र को हाइड्रोमीटर बोलते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोमीटर, दूध की शुद्धता, दूध कितना शुद्ध है, दूध में कितनी मिलावट है, दूध कितना ओरिजिनल है, प्योर है, उस नापने वाले मशीन को हम लोग, यंत्र को, ऑपरेटर्स को, क्या बोलते हैं, अप्लायंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमीटर। और जहाज़ों के निर्माण में इनका उपयोग होता है। नाव और इस जहाज़ को बनाना है तो जहाज़ ज़्यादा भारी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो डूब जाएगा। तो क्या किया था कि जहाज़ के पहले वजन से, वहाँ पर क्या आपको मैंने क्या बताया था कि जहाज़ का वजन और जितना उसका फोर्स लग रहा है नीचे, वो दोनों बराबर होने चाहिए, सबको मेजर करके तो जहाज़ बनाता है। पनडुब्बी जो भी चीज़ बनता है, इसका यहाँ पर एप्लीकेशन, ये आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। बाकी इसको विस्तार से कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे आप।
9th में इतना आपने जानिए बहुत है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो यहाँ पर डेफिनेशन उसका कंसेप्ट लिखा गया है कि उसका डेफिनेशन क्या होता है। कहते किसी पदार्थ के अपेक्षिक घनत्व को पदार्थ का घनत्व और पानी की घनत्व, और पानी घनत्व याद रखना कितना पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जो अनुपात होता है उस रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे विशिष्ट गुरुत्व भी कहा जाता है, यानी इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। इस अपेक्षिक घनत्व का सूचकांक से हमें अंदाजा हो जाता है कि वस्तु पानी पर तैरेगी या नहीं, यानी पानी में डूब जाएगी, तैरेगी इस अपेक्षिक घनत्व के कारण। कब? उसको हम नीचे बताएंगे। अब पहले इसका डेफिनेशन फार्मूला देख लीजिए। अपेक्षिक घनत्व बता पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। बस इतना आपको टॉपिक मालूम है तो इसका रिलेटिव डेंसिटी आप निकाल पाएंगे। चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि 4 डिग्री, इसको आप याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का मैक्सिमम घनत्व मतलब अधिक घनत्व, यानी मैक्सिमम डेंसिटी कितना होता है? तो रो ऑफ वाटर, देखिए याद रखिएगा, रो H2O लिखा है ना पर, यहाँ H2 है, ठीक है, इसको जरा देख लीजिएगा, ये H2O लिखा हुआ है, आपको मैं यहाँ बता दूँ, देखिए ये लिखा है रो H2O, ये पानी का जो रो मतलब उसको मापने के लिए, डेंसिटी नापने के लिए हम लोग एक साइन यूज करते हैं, इसको रो बोलते हैं, P ऐसा होता है। ये रो H2O जो होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब होता है, या उसका आप ऐसे याद रखिएगा, ग्राम में ऐसे और किलोग्राम में ऐसे। किलोग्राम में कितना होगा? 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या इसको आप 10 के पावर 3 भी याद कर सकते हैं। अब 3 बात याद रखिएगा, आपने बताया था ना आर्किमिडीज से हमने क्या बताया था कि वस्तु तैरेगी कि नहीं तैरेगी, ये इस पर निर्भर करेगा। अगर अपेक्षिक घनत्व का मान ग्रेटर देन हो गया 1 से, अगर 1 से बड़ा हो गया तो वस्तु डूबेगी। अगर अपेक्षित घनत्व का मान एक के बराबर आ रहा है, अपेक्षित घनत्व का मान बराबर 1 के हो गया तो वस्तु तैरेगी, फ्लोट करेगी, उस पर ऐसे से तैरेगी। और अपेक्षित घनत्व का मान कम हो गया 1 से तो वस्तु ऊपर आ जाएगी। जैसे पानी में नहीं डाला, पानी तुरंत ऊपर चला गया, पानी में कोई चीज़ डुबाए, पानी से फटाक से ऊपर आ गया, तो इसको बोलते हैं ये वस्तु ऊपर की ओर आएगी, आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन बनाइए, इसको खुद से आपको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए आप क्या कीजिएगा, इसको आप सोचिएगा कि यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं दिया गया, फिर सब करना है। चांदी का अपेक्षित घनत्व दिया गया है, जल का घनत्व इतना है, तो बताइए चांदी का ऐसा ही मात्रक घनत्व में कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर निकाल दिया गया, अगर ऑब्जेक्टिव में तो भी बना लेंगे अब। चलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं उसका कीजिएगा। एक कुछ MCQ है, अगला लेक्चर आएगा 1 शॉट एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर उसमें होगा, और आपके VVI जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है उसका मैं MCQ कराऊंगा उस लेक्चर में। ठीक है, तो फिलहाल ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए जो आपने अभी पढ़ा है इस पर रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए मैं ठीक से दिखाता हूँ, शायद कुछ वर्ड कट रहा है क्या इसमें। चलिए सही है, चलिए सही है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, आप मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में उसको करेंगे हम लोग, और इसके इम्पोर्टेंट MCQ भी कर लेंगे, जिसके एग्जाम में अभी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो आप जरूर इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आप कोशिश कीजिए कि आपका जो फैमिली है वो 1000 का फैमिली बन जाए, 1000 मेंबर वाला फैमिली में हो जाए, जिससे अपना चैनल भी क्या हो जाए, वेरीफाइड हो जाए। कुछ हम लोग उसमें लाइव क्लासेस भी कभी कभी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।